हरियाणा से तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मंच पर वो तमाम चेहरे बैठ चुके हैं जिनको आज मंत्री पद की शपथ लेनी है। आप देखिए अनिल विज जब वहां पर पहुंचे मुस्कुराते हुए, और आज पीले रंग की भरमार देखने को मिल रही है। यहां पर मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं, जेडीयू के बड़े नेता ललन सिंह दिखाई दे रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपको दिखाई दे रहे हैं, तमाम मंत्री, अजित पवार भी मंच पर मौजूद हैं। तमाम बड़े बड़े चेहरे जिनके बीच आज नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सचिन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, जरा बताइए कौन कौन से बड़े नेताओं की मौजूदगी है मंच पर, प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे, क्या तैयारियां हैं, पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए। जी देखिए, जिन मंत्रियों ने शपथ लेनी है वो पहुंच रहे हैं, और साथ में जो एनडीए के जो घटक दलों के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो पहुंच रहे हैं। पहले आपको तस्वीर यहाँ से सामने की दिखाते हैं। जिन एमएलए ने, विधायकों ने बतौर मंत्री शपथ लेनी है, ये जो आपको दिखा रहा हूँ चेयर जिन पे ये लोग बैठे हैं, ये तमाम वो शख्स हैं जिन्होंने बतौर मंत्री शपथ लेनी है। अनिल विज हैं, कृष्णलाल पवार हैं, आरती राव हैं, श्रुति चौधरी, तमाम ये लोग दिख रहे हैं जिन्होंने जो मंत्री के तौर पे शपथ लेनी है। श्याम सिंह राणा है, कृष्ण बेदी हैं, ये तमाम लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी तरफ का अगर आपको मंच दिखाऊंगा मैं, तो दूसरी तरफ का मंच जो है वहाँ पे तमाम जो डिग्नेटरीज जो हैं, क्योंकि आज ये एक तरीके से शो ऑफ स्ट्रेंथ है। योगी आदित्यनाथ आप देख सकते हैं अभी पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हाथ जोड़ के सबका अभिवादन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठे हैं। तो तमाम जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। अजित पवार जो हैं वो भी स्टेज पे दिखाई दे रहे हैं। तो तकरीबन 1 बजे के करीब जो है प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँचेंगे और शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होगा। और नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल जो है, और जो हमें जानकारी मिल रही है कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो है वो शपथ लेगा। जिस तरीके से अभी लोग जो हैं, जो मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, वो यहाँ बैठ चुके हैं, तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो है वो शपथ लेगा। और साथ में जो डिग्नेटरीज हैं वो भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो एक तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शो ऑफ स्ट्रेंथ जो है, ताकत का मुजाहरा भी किया जा रहा है। सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि एनडीए के घटक दलों, जो घटक दल हैं, वो भी तमाम जो है यहाँ पे नेता जो हैं पहुँच रहे हैं। और 1 बजे के करीब जो है प्रधानमंत्री के पहुँचने के साथ जो है ये ओथ सेरेमनी जो है शुरू होगी। तो कुछ एक मंत्री जो हैं जिन्होंने बतौर मंत्री शपथ लेनी है वो अभी भी आने हैं, पर तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी हैं। और जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है वो यहाँ पहुँच रही है। एनडीए के जो घटक दल हैं, उनके जो नेता हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आप देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ का ज़बरदस्त वेलकम यहाँ पे जो है किया जा रहा है। और खड़े होके और हाथ हिला के जो है अभिवादन जो है योगी आदित्यनाथ जो है जनता का स्वीकार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें यहाँ पंचकुला से ये देख रहे हैं, जो ओथ सेरेमनी है। तीसरी बार सरकार जो है हरियाणा में जो है भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रही है, और इसको एक बड़े भव्य कार्यक्रम में तब्दील करने की कोशिश जो है वो बीजेपी के द्वारा की जा रही है। सामने आप देख सकते हैं अमित शाह आज के हैं, यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं, केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच चुके हैं। मंच के ऊपर आप देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जो हैं वो भी लौट रही हूँ। ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक उनके पीछे हैं देवेंद्र फडणवीस, जिनकी अग्नि परीक्षा महाराष्ट्र में होने जा रही है। जेपी नड्डा भी उनके साथ में मौजूद हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, आज ताकत दिखाने की घड़ी है, और लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जो सुस्ती में आगे बढ़ रही थी, उसमें हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव ने एक नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उल्लास डाल दिया है। यही कारण है कि एनडीए शासित तमाम बड़े बड़े चेहरों को मंच पर लाकर, सभी मुख्यमंत्रियों को यहां पर पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी यहां पर बड़ा संदेश देना चाहते हैं पूरे देश भर में। बीजेपी को लेकर जिस तरह के सवाल हाल के दिनों में उठने लगे थे, संविधान को लेकर खास तौर से विपक्षी दल जो सवाल पूछ रहे थे, उसका जवाब देने की कोशिश है कि देखिए, अगर इस मुद्दे पर भी जनता का भरोसा किसी पर बना हुआ है तो वो बीजेपी ही है।
हरियाणा की इस जीत ने भारतीय जनता पार्टी में जो जोश का संचार किया है वो अपने आप में अद्भुत है। यही कारण है कि इतना बड़ा मंच तैयार किया गया है, जिसकी तस्वीरें योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। मिल्कीपुर अयोध्या की छोड़ दें तो वहां पर उनकी भी अग्नि परीक्षा होनी है, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे उनका भी जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। आपको एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में होने हैं चुनाव 20 तारीख को, 20 नवंबर को जब वोट पड़ेंगे तो वहां की तस्वीर क्या रहेगी, बेहद दिलचस्प होगा। गृह मंत्री से यहां पर तमाम नेता बातचीत करते हुए, और ये तस्वीरें मैं चाहूंगी रोहित इस पर आप टिप्पणी जरूर करें। पीछे आपको असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं, मोहनलाल यादव भी आपको दिखाई दे रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस सभी कतारों में अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। रोहित बिल्कुल चित्रा, ये वही तस्वीर है चित्रा जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि इन तस्वीरों के जरिए पूरे देश भर में एनडीए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से तमाम घटक दल एक साथ हैं और ये चेहरे, और हरियाणा की जीत को राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कैसे भुना सकती है अपने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा के संचार के लिए और इसके इतर मैसेजिंग के लिए भी। तो दोनों ही वजह से ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं इन तस्वीरों में, लेकिन ललन सिंह वहां पर दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह से भी अभी वो बात कर रहे थे कुछ देर पहले। इसके अलावा राज्यपाल भी दिखाई दे रहे हैं, आचार्य देवव्रत यहां पर दिखाई दे रहे हैं, हरियाणा से ही ताल्लुक रखते हैं। तो ये तस्वीरें बेहद खास हैं। तमाम जो सहयोगी दल है एनडीए के, उनके मुख्यमंत्री और बीजेपी के जो अपने मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के, यहां पर दिख रहे हैं इन तस्वीरों में, और इन तस्वीरों के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश चित्रा। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद दिलचस्प हैं, जिसका लगातार यहां पर जिक्र हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है, कुछ ही देर में वो पंचकुला पहुंचने वाले हैं, और ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा अहम, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, तमाम बड़े दिग्गजों की इस वक्त वहां पर मौजूदगी है। और हरियाणा में एक वक्त पर आपको बताते चले कि 3 लालों का जलवा देखने को मिलता था, जिनमें देवी लाल, वंशी लाल और इसी के साथ ही भजन लाल, इन्हीं के इर्द गिर्द वहां की चुनावी सियासत घुमा करती थी। बाद में फिर वहां पर एंट्री होती है हुड्डा साहब की, जिन्होंने 10 सालों तक कांग्रेस की सरकार चलाई, लेकिन उसके बाद बीजेपी जब सत्ता में आती है 2014 में, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, प्रचंड जीत हासिल की बीजेपी ने। उसके बाद वहां पर मुख्यमंत्री बनाए गए खट्टर साहब, और उसके बाद देखिए 9.5 सालों तक उनकी सत्ता चली, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला कर लिया कि नायब सिंह सैनी ही अब मुख्यमंत्री रहेंगे, और पिछड़ों पर दांव लगाया। चूंकि जाति की जो पॉलिटिक्स है 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने जबरदस्त तरीके से एंट्री मारी, और जिस ध्रुवीकरण की सियासत पर बीजेपी आगे चल रही थी उसको जाति की पॉलिटिक्स ने डैमेज किया, जिसके बाद बीजेपी ने फिर नए सिरे से प्लान बनाया और यहां पर फूंक फूंक कर अपने कदम आगे रखे गए। यही कारण है कि नायब सिंह सैनी जो पिछड़े समाज से आते हैं उनके चेहरे को आगे किया गया, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, और नायब सिंह सैनी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाते हुए अब तक का सबसे बड़ा जो जलसा है वो करने जा रही है, और सबसे बड़ी जीत भी उसने हासिल की है। आदेश रावल, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, लेकिन यहां पर वोट प्रतिशत में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी खुश होने का मौका है। देखिए वोट प्रतिशत में वो बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। ये अलग बात है कि सीटों के मामले में वो जो बड़े बड़े दावे कर रही थी वहां पर वो नहीं पहुंच पाई। नहीं, ये बात सही है आपकी, लेकिन मैं आपकी पहली बात कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि 3 लाल थे हरियाणा में, बंसी लाल, देवी लाल। जब बीजेपी के लाल आए तो मनोहर लाल ने भी वही कोशिश की। उन्होंने अपने नाम के आगे से खट्टर लगभग हटा ही दिया था। हाँ। तो बीजेपी के चौथे लाल भी आए थे। अब आप बात कर रही थी वोट परसेंटेज की। लोकसभा चुनाव में भी परसेंटेज ज़्यादा अंतर नहीं था, मामूली सा अंतर था, 1% का या 1.5% का। और अब आप देखेंगी इसमें कि जो डाटा था लोकसभा चुनाव का, उसमें सीटें ज़्यादा थी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन उनकी सीटें घट के 37 पे आ गई, और बीजेपी की सीटें जो कम थी वो बढ़कर चली गई 48 के ऊपर। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है चित्रा कि 2014 में जब लहर थी बीजेपी की, तो तब 47 सीटें बीजेपी को मिली थी, 47। 5 साल बाद चुनाव हुआ 2019 में, तो बीजेपी को 40 सीटें मिली, और थर्ड टर्म में जो सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था, बीजेपी का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा और 48 सीटें मिली। बिल्कुल। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को भी अपने दूसरे टर्म में 40 सीटें मिली थी, उनको पूर्ण बहुमत नहीं था। इस तरीके से कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के 5 एमएलए तोड़ दिए गए थे। और आज ऐसा ही 2019 में बीजेपी ने किया कि दुष्यंत चौटाला के साथ समझौता कर लिया। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि 10 साल राज करने के बाद बीजेपी जो है वो 48 सीट लेके एक बार तीसरी बार अपना रिकॉर्ड बनाएगी। तो वोटर परसेंटेज का ज़्यादा मामला नहीं था। मुझे लगता है कि इलेक्शन जो था वो पूरा का पूरा जाट गैरजाट में तब्दील हो गया और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला।
यकीनन, और उसका फायदा मिला, और उस फायदे को देश के कोने कोने तक, जिस बीजेपी को लेकर बार बार विरोधी दलों की ओर से इंडिया गठबंधन बनाकर कई सवाल खड़े किए जा रहे थे। हालांकि कल हमने देखा जम्मू कश्मीर में किस तरह से इंडिया गठबंधन के लोगों ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। वहां पर उमर अब्दुल्ला जो दूसरी बार, और यहां पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं, और उनके साथ तमाम दूसरे भी चेहरे, बड़े बड़े चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, सभी के चेहरे भी खिले हुए हैं। आज की ये तस्वीर जो भारतीय जनता पार्टी में नई ऊर्जा, उमंग का संचार करती हुई दिखाई दे रही है, और बीजेपी ये बताना चाहती है कि जिस बीजेपी को लेकर बार बार उसकी ओर से यह दावा किया जा रहा था कि फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश विपक्षी दलों की ओर से की गई, जिसमें वो पूरी तरह से फेल हुई। और हरियाणा की जनता ने, वो भी तब जब किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा था, जब हम सब ने देखा था कि हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर, सिंध बॉर्डर पर किस तरह से बड़ी तादाद में किसानों का जमावड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसको लेकर सवाल भी खड़े हुए। पहलवानों का मुद्दा यहां पर आया। विनेश फोगाट अपने क्षेत्र से जरूर जीत गई, लेकिन कोई बहुत बड़ा फायदा उनके नाम पर कांग्रेस पार्टी को मिला नहीं। दूसरी तरफ और भी कई मुद्दे, संविधान को लेकर राहुल गांधी हर जगह गए। जलेबी का मुद्दा भी उठा था, जिसको बाद में हमने देखा कि बीजेपी वालों ने जीत के बाद जश्न के साथ लड्डू को पीछे छोड़ दिया और जलेबी छान छान कर सेलिब्रेट करने लगे। तो फिलहाल आज भी यहाँ पर जलेबी बांटी जाएगी। अनिल आर्या जी, ऐसा लग रहा है जलेबी की भी बड़ी दिलचस्प पॉलिटिक्स हमने देखी रिजल्ट आने के बाद। चुनाव में तली तो जलेबी कांग्रेस ने, लेकिन उसमें चाशनी जो भर दी, तो चाशनी भाजपा ने भर दी। मुझे ऐसा लगता है उनकी जलेबी पर भाजपा के लड्डू भारी पड़ गए थे। जो बात कर रहे थे हरियाणा में, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जाट वर्सेस गैर जाट की बात हो। जो दलित लोकसभा चुनाव में छिटक गया था बीजेपी के साथ, बीजेपी से दूर चला गया था, वो इस चुनाव में उनके साथ आ गया, चाहे उस शैलजा की वजह से रहा हो, चाहे दूसरी वजह रही हो। एक चीज़ और यहाँ बड़ी अहम है, कुमारी शैलजा ने बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया, निश्चित तौर पर पहुंचा है। एक चित्रा जी, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, बिल्कुल, इस बार संघ की भूमिका बड़ी रही है। यहाँ पर संघ में जो अरुण कुमार, जो इनके क्षेत्रीय प्रमुख थे यहाँ पर, हरियाणा देख रहे थे, उन्होंने जो प्लान किया और डोर टू डोर जो संघ के कार्यकर्ता थे वो डोर टू डोर गए। संघ में एक होता है बस्ती प्रमुख, बस्ती प्रमुख गली या दो गली के ऊपर एक व्यक्ति को बनाया जाता है। उसी से प्रेरित लेकर भाजपा ने पन्ना प्रमुख बनाया था। पन्ना प्रमुख में जो सीट वो होती है, आपकी वोटर सीट होती है, उसका एक पन्ने का प्रमुख होता है। इस बार इन्होंने ये किया कि बस्ती प्रमुख के साथ पन्ना प्रमुख और उनके साथ जो त्रिदेव और शक्ति प्रमुख इनके थे, उन सबको साथ जोड़ा और बूथ मैनेजमेंट पे भी स्वयं सेवकों को साथ लगाया, जो कि लोकसभा चुनाव में नहीं थे। जयंत चौधरी और चिराग पासवान भी दिखाई दे रहे हैं। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। हमारे साथ नीरज पांडे जुड़ चुके हैं, बड़ी देर से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। नीरज, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए, तमाम बड़े चेहरे पहुंच चुके हैं और अब सिर्फ ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। जी बिल्कुल चित्रा, बहुत देर से ये हमारा नेटवर्क, चूंकि वहाँ अंदर जैमर की वजह से बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन बड़े चेहरे यानी कि अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर, योगी आदित्यनाथ, ये सारे बड़े जो चेहरे हैं वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर। अब सिर्फ इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ करीब 1 बजे लैंड करेंगे पंचकुला में, और 1 बजे लैंड करने के बाद सीधा 1:05 तक कार्यक्रम स्थल में पहुंचेंगे। और जो ये पूरा कार्यक्रम है वो करीब 1:15 और 1:20 के आसपास शुरू होगा। फिलहाल इंतजार है नायब सिंह सैनी का भी, क्योंकि नायब सिंह सैनी एयरपोर्ट गए हुए हैं और वो वहाँ पर रिसीव करेंगे और वो उनको लेकर यहाँ पहुँचेंगे, प्रधानमंत्री को लेकर पहुँचेंगे, और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मंत्रिमंडल में आप देखिए, जैसे कि एबीपी न्यूज़ ने सुबह ही बहुत सारे नाम चलाए और लगभग जितने नाम हमने चलाए सारे संभावित चेहरे इस समय मंच पर पहुँच चुके हैं। चाहे वो आरती राव हो, चाहे वो श्रुति चौधरी हो, चाहे राजेश नागर हो, चाहे विपुल गोयल हो, चाहे अनिल विज हो, ये सारे नाम आपको मंच पर दिखाई पड़ रहे हैं। भव्य कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है, एनडीए के सभी नेताओं को बुलाया गया है और ये मैसेज देने की कोशिश की गई है चित्रा कि जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की देश भर में कहीं कोई कमी रह गई है, उसको हम हरियाणा की जीत के साथ भरपाई कर रहे हैं, कम बैक वाली स्थिति में लाकर अपने आप को खड़ा कर रहे हैं। ये मैसेज देने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। जी चित्रा, ये बहुत बड़ी जीत है। इस बात से नीरज एक और सवाल का आप जवाब दे दीजिए, और उसके बाद मुझे पता है वहां पर जैमर लगा हुआ है, आप लाइव हमारे साथ नहीं आ पाएंगे, तो वहां पर आपको पहुंचना है। भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत बड़ी जीत है। देखिए, अगर पॉलिटिक्स में हम जाएं तो हम सब जानते हैं कि अगर आपको लोकसभा में उस तरह के नतीजे नहीं मिले हों, और हरियाणा जैसा राज्य जो हर बार लोगों को चौंकाता है, वहां पर जाकर जब दिल्ली से बैठकर ऐसा लग रहा था कि एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में हवा बह रही है, उस समय इस तरह की जीत हासिल करना, बीजेपी ने अप्रत्याशित परिणाम वहां पर हासिल किए हैं, इसी वजह से ये जलसा दिखाई दे रहा है हरियाणा में। देखिए चित्रा, मैं बता दूं आपकी, मैं चुनाव कवर करने के दौरान कई बार हरियाणा आया, कई जिलों में गया रहा।
एक सबसे बड़ी स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनाई कि उसने पूरे चुनाव को लो प्रोफाइल रखा और नीचे काम करना शुरू किया, टोलियों में काम करना शुरू हुआ। पूरे हरियाणा को 4 सेक्टर में बांटा और 4 प्रभारी लगाए। धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में 4 नेता लगाए, सतीश पूनिया, आपका सुरेंद्र नागर और विप्लव देव। इन चारों लोगों ने एक एक ब्लॉक पकड़ा और उन चारों जगहों पे अपना काम शुरू किया। छोटी छोटी बैठकों के जरिए ये बात करनी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कई बार हमको लगता है कि हम आपसे नाराज़ हैं और हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे, लेकिन जब आपका नुकसान हो जाता है तो हमको पछतावा होता है कि यार हमने जो किया शायद वो गलत था। लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा की जनता से जब हम लोग बात कर रहे थे तो उनको लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हारने का कहीं ना कहीं कष्ट था, टीस थी मन में। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है उसी टीस का एक नतीजा है कि कैडर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ा है, लोग बहुत बड़े हैं, नॉन जॉट जो लॉबी है वो बहुत बड़ी है और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश भी है। भर्ती एक बहुत बड़ा विषय था। जिस गांव में हम लोग जाते थे लोग कहते थे कि हमारे गांव के 4 छोरे बिना पैसे के हो गए, हमारे गांव के 6 छोरे बिना पैसे के भर्ती हो गए। ये एक बहुत बड़ा, लोगों के मन में एक बात तो आई है कि ट्रांसपेरेंसी इस सरकार की पहली प्रायोरिटी है और वही जीत का सबसे बड़ा कारण भी बनी। तो निश्चित रूप में लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ, लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर था, जो लोग थे, उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी गलती दोहराने का काम किया है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार ही नहीं बनी है, बल्कि आप देखें तो 2014-2019 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। ये दर्शाता है कि भाजपा की जड़ें अब हरियाणा में पहले के मुकाबले और मजबूत हुई हैं। और ये तब हुआ है जब लोकसभा के चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत मिली। उसके बावजूद अगर एक तरफा माहौल वो अपने लिए बना पाने में कामयाब होती है तो ये आप समझ सकते हैं मंच पर जितने भी चेहरे आपको मौजूद हैं, खासतौर से आज जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं उसमें भी बहुत प्रयोग देखे। कई ऐसे नेता रहे जो सीएम पद की दावेदारी के लिए भी सामने आते हुए देखे गए, जैसा कि कुमारी शैलजा के मामले में कांग्रेस पार्टी में हमने देखा। आप देखिए यहां पर 50,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में आज ये मैदान साक्षी बन रहा है, जब यहां पर नायब सिंह सैनी, और नायब सिंह सैनी के लिए भी आज का दिन कितना ज्यादा बड़ा है इस बात को आप समझिए कि 6 महीने पहले ही उनको जिम्मेदारी दी जाती है, उनके चेहरे पर बीजेपी चुनाव में जाती है और इस तरह की अप्रत्याशित जीत वो हासिल कर लेती है। ये फुल फ्रेम में तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, लेकिन इसी के साथ अपने मेहमानों के पास जाऊं जल्दी से। कुछ रिसर्च मैंने निकाला है हरियाणा की राजनीति पर, उसका जिक्र यहां करना जरूरी हो जाता है। हरियाणा की राजनीति में शपथ ग्रहण के तमाम अजीबोगरीब किस्से भी देखने को मिलते हैं। इनमें एक किस्सा इन्हीं तस्वीरों के साथ जिसका जिक्र मैं करूंगी। हरियाणा में ताऊ के नाम से मशहूर चौधरी देवीलाल 1982 में जब उन्होंने हरियाणा के तत्कालीन राज्यपाल को थप्पड़ जड़ दिया था और दिल्ली तक उसकी गूंज महसूस की गई थी, इस बात पर भरोसा करना आज की तारीख में मुश्किल हो गया है। दरअसल वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे लेकिन परिस्थिति किसी और के पक्ष में चली गई। फिर उस समय इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई जिसके बाद हरियाणा ने देश भर में अपनी सुर्खियां बटोरी थी। तो हरियाणा इसलिए भी जाना जाता रहा है और जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि 3 लालों के इर्द गिर्द वहां की सियासत जारी रही, लेकिन अब वहां पर मनोहर लाल की एंट्री हुई और उसके बाद अब नायब सिंह सैनी के रूप में एक बड़ा ओबीसी चेहरा जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। और यकीनन जब भारतीय जनता पार्टी, देखिए ओबीसी की पॉलिटिक्स, मुझे लगता है इस पर चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। रोहित, अब आपके पास आते हुए, बीजेपी वाले ये मना करते रहे हम जाति की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बैठक में कहा कि सर्व समाज का वोट हमको मिला है और यकीनन कुछ जाट समुदाय के लोगों ने भी वोट दिया है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ओबीसी की पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसको ये पता है कि आगे आने वाला जो 10 साल है वो जाति के इर्द गिर्द रहने वाला है। यही कारण है कि हमने देखा कि एक यादव को मुख्यमंत्री बनाकर मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी जाती है। यहां पर नायब सिंह सैनी को लाकर बार बार बताया जाता है ओबीसी चेहरा है, ये है वो है। तो बीजेपी भी वही काम कर रही है जिसके आरोप वो दूसरों पर लगाती है। बिल्कुल सही चित्रा आपने कहा। देखिए, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना इस लिहाज से बेहद अहम होता और साफ जाहिर है कि देश में ओबीसी पॉलिटिक्स का उभार है, ये उसी का नतीजा है। नायब सिंह सैनी का चेहरा सामने आता है। चित्रा, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे और पैनल में बाकी लोग भी मेरी शायद इस बात से सहमत होंगे। देखिए, हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह लोगों ने की जो रणनीति थी वो बेहद कारगर रही। कारगर कैसे? देखिए कैसे सामंजस्य बिठाया, जो सामंजस्य शायद कांग्रेस नहीं बिठा सकी। 2014 में विपुल गोयल आज मंच पर बैठे हैं, ये उद्योग मंत्री थे मनोहर लाल खट्टर की सरकार में। राव नरबीर सिंह पीडब्ल्यूडी मंत्री, सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय, लेकिन 19 में दोनों के टिकट काट दिए क्योंकि इनकी मनोहर लाल खट्टर से कुछ अनबन थी मुद्दों को लेकर। नितिन गडकरी पर एक आप टिप्पणी कर दें। देखिए अभी तो बड़े इनके वायरल हो रहे हैं, इनको बना के मीम्स इनके कि हर जगह टोल लगा दे रहे हैं।
तो नितिन गडकरी की इनके, क्योंकि इनके भी कामकाज जिसका जिक्र बार बार बीजेपी के तमाम कामों में गिना जाता है। रोहित, बिल्कुल चित्रा, बिल्कुल सही आपने कहा। और मैं आपको बता दूं कि नितिन गडकरी एक ऐसे मंत्री हैं केंद्र सरकार के कि जिस पूरे देश में जिस भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, वो सबसे ज्यादा अगर किसी मंत्री से मुलाकात करता है केंद्र में आकर तो नितिन गडकरी से है। और इनके मंत्रालय से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। 4 लेन 8 लेन इस तरह की कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं लेकर जाता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। चित्रा, मैं वापस उस बात पर लौटूंगा। बड़ी महत्वपूर्ण एक बात मैं आपको बता रहा था कि देखिए 2 बड़े मंत्रियों के टिकट काट दिया, और इस बार जब टिकट देने की बारी आई तो विपुल गोयल को भी टिकट दिया गया, जबकि उनका विरोध हो रहा था। मनोहर लाल खट्टर या और लोग उनका विरोध कर रहे थे। और इसके इतर राव नरबीर को भी टिकट मिला। टिकट ही नहीं मिला, मंत्री भी बनाया गया। और आप मंच में देख सकते हैं, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। मंच 2 हिस्सों में है। एक मंच के एक हिस्से में मनोहर लाल खट्टर बैठे हैं और दूसरे हिस्से में वही 2 चेहरे बैठे हैं जिनका उन्होंने विरोध किया, टिकट कटवाया। सिटिंग एमएलए रहते हुए, सिटिंग मंत्री रहते हुए, बड़े बड़े मंत्रालय थे, लेकिन आज वो फिर भी मंत्री हैं और सब एक मंच पर बैठे हैं। ये अंतर भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों में है। यही वो बात है चित्रा जिसने बीजेपी को हरियाणा में जीत दिलाई। ऐसी छोटी छोटी बातें, चाहे ओबीसी का फॉर्मूला हो, चाहे ऐसे लोगों को टिकट देना हो जिसमें विनेबिलिटी देखी गई, गुटबाजी बिल्कुल नहीं देखी गई। बड़े नेताओं को देखिए, मनोहर लाल खट्टर की मर्जी का मुख्यमंत्री बनाया गया नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष उनके बेहद करीबी हैं, लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आई तो विनेबिलिटी देखी गई। मोहन यादव की तस्वीरें हैं मोबाइल में, कुछ इस वक्त वो देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए मोहन यादव ओबीसी का चेहरा, मध्य प्रदेश की कमान की ओर से संभाली गई, पीछे फोन भी किसी को करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री साहब। लेकिन बड़ा दिलचस्प है, मोहन यादव अमित शाह के साथ हरियाणा के विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद थे। मोहन यादव की तरह नायब सिंह सैनी बीजेपी के एक और ऐसे मुख्यमंत्री हैं। देखिए बिहार का जिक्र भी यहां पर जरूरी हो जाता है, जहां पर बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इन दोनों ही मुख्यमंत्रियों का बिहार कनेक्शन भी है। सैनी ने मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। और अब इन 2 राज्यों के बाद 2025 की लड़ाई जो बिहार में होने वाली है, जहां पर जातिगत जनगणना कराकर हम सब ने देखा कि वहां की सरकार ने किस तरह की राजनीति की शुरुआत की, जिसकी हुंकार राहुल गांधी ने देश के अलग अलग हिस्सों में भरनी शुरू कर दी। हालांकि ये दांव हरियाणा में कतई काम नहीं आया और कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ गई। आदेश रावल जी, लेकिन यहां पर बड़ा सवाल है। देखिए जरूरी नहीं है कि एक राज्य में अगर कोई सिक्का आपका जम जाता है तो दूसरा राज्य भी उसको फॉलो करेगा। यहां से बीजेपी के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं और कड़ी भी हैं। नहीं, देखिए बीजेपी के सामने बहुत कड़ी चुनौती थी इन 4 राज्यों में परफॉर्म करना, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। लेकिन इन जो आप तस्वीरें देख रही हैं ना अभी, इसके ज़रिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी इतना बड़ा कार्यक्रम करके खुद को कमबैक करने की कोशिश कर रही है कि हम कैसे उस 240 के नंबर से वापस आगे बढ़ें। ये हरियाणा ने उनको दिया है, नंबर 1। नंबर 2, कल जब इंडिया अलायंस इकट्ठा हुआ जम्मू कश्मीर में और जहाँ शपथ ग्रहण समारोह था अमर अब्दुल्ला का, वहाँ से भी उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सुप्रिया सुले, कानिमोई, सीपीआईएम के लीडर, वो सब इकट्ठे दिखाई दिए और एक संदेश गया कि इंडिया अलायंस इकट्ठा है। आज यही कोशिश इस मंच से यहाँ से हो रही है, पंचकुला से हो रही है, जहाँ पे आपको चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं, अजीत पवार है, एकनाथ शिंदे हैं, जयंत चौधरी हैं और ललन सिंह हैं। तो दोनों तरफ जो है ना एकजुटता का मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि देखिए इंडिया अलायंस भी मजबूत है और एनडीए भी उतना ही मजबूत है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे जश्न एनडीए के नहीं होते थे, वो बीजेपी के होते थे। पहली बार ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ये एनडीए का जश्न है और उसमें उसकी अगुवाई प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। को बताना पड़ेगा ना बीजेपी को। देखिए आप हमें कमजोर मान रहे थे, मीडिया ये खबरें चला रहा था कि न जाने कब कौन पलटी मार ले जाए, तो आज ये ताकत दिखाकर अपने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जरिए, अनिल आर्य जी की ये बात सही है कि अपने सहयोगियों को, देखिए 2 चीज है इसमें, एक तो सहयोगियों को साथ में लेकर चलने की कोशिश और वहीं दूसरी तरफ ये बताने की भी कोशिश कि कोई ये मत समझे कि बीजेपी कमजोर हो गई है। देखिए जब लोकसभा में 240 सीट भाजपा की आई तो एक बहुत बड़ा सेटबैक उनको लगा था। उसके बाद एक कोशिश थी भाजपा की कि हरियाणा का चुनाव जिस ढंग से जीता है कि जो वो चाहे उसका कार्यकर्ता हतोत्साहित हुआ, जब बीजेपी के अंदर एक नेगेटिविटी आ गई थी 240 सीट के बाद। बिल्कुल लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में ये जो जीत हुई है और ऐसी जीत हुई है जिसकी उम्मीद भाजपा के खुद के लोग नहीं कर रहे थे। जो हम बात कर रहे थे कि जो एग्जिट पोल गलत है या जो हमारे अनुमान गलत थे, खुद जो भाजपा के लीडर्स थे चुनाव लड़ रहे थे उनको भी उम्मीद नहीं थी कि 48 सीट वो जीत जाएंगे। वो ये तो मान रहे थे कि हम 30-35 सीट के आसपास आ सकते हैं, वो सत्ता में वापसी भी नहीं मान रहे थे। अब जब इतनी शानदार जीत वहाँ हुई है तो उसको भाजपा क्यों कैश ना करे। बिल्कुल सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ा है। अनिल आर्य जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ये तस्वीरें आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है
हैट्रिक लगा चुकी भारतीय जनता पार्टी शक्ति प्रदर्शन कर रही है, ये बताते हुए कि यहां पर बीजेपी को, एनडीए को कोई भी कमजोर समझने की कोशिश नहीं करे। तस्वीरें आपके सामने हैं।